नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मोनिका अग्रवाल जी की कहानी प्रतीक्षा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियां आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए प्रतीक्षा। बहुत वीरान उदास सी थी उसकी जिंदगी, एक खाली रेगिस्तान की तरह। पर अब अपने सागर के प्यार में वह आकंठ डूब गई है। सागर की मोहक हंसी शिल्पा को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। जिस कंपनी में सागर मैनेजर है उसी में वह भी रिसेप्शनिस्ट की हैसियत से काम करती है। सागर की आंखों की मौन भाषा को शिल्पा ने बहुत पहले पढ़ लिया था। एक दिन दिल की बात सागर की जुबां पर भी आ गई। मुस्कुराते हुए उसने शिल्पा से कहा था, शिल्पा, तुम मुझे बेहद अच्छी लगती हो। 2-4 पल का नहीं, उम्र भर का साथ चाहता हूं। हर बात पर खिलखिलाकर हंस देने वाली शिल्पा उस दिन बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू रख पाई थी। रेशमी पलकें शर्म से झुका मौन स्वीकृति देकर वह अपने केबिन में भाग आई थी। गोरा गुलाबी चेहरा प्यार के एहसास से कुछ ज्यादा ही खिल उठा था। तभी ख्यालों में गुम शिल्पा चौंकी। फोन की घंटी बज रही थी। जरूर सागर का फोन होगा। उतावली में जल्दी से रिसीवर उठाकर गुनगुनाती सी शिल्पा बोली, हेलो। हाय शिल्पा डार्लिंग। उधर से सागर ही बोल रहा था। ओहो, आ गए तुम अपने टूर से वापस? शिल्पा ने प्रसन्न होते हुए कहा। जी हाँ, आते ही तुम्हें फोन किया है। घर आ जाऊं? तुम बहुत इंतजार करवाते हो सागर। घर तुम्हारा है, पर तुम जब छोड़ने आते हो तो हमारे बारे में लोग 10 बातें बनाते हैं। घर आने पर तो न जाने क्या क्या कहेंगे। तो क्या हुआ, शादी हो जाएगी तो सभी के मुंह बंद हो जाएंगे शिल्पा डार्लिंग। सागर रोमांटिक होता जा रहा था। तो शादी कर लो ना, शिल्पा ने थोड़ा अटकते हुए कहा। इस हफ्ते शादी क्या, हनीमून भी मना डालेंगे। तुमने अपनी अरुणा दीदी से जिक्र किया अपनी मोहब्बत का? नहीं, कैसे कहूं, मदभरी आवाज में शिल्पा बोली। उसे नशा सा होने लगा था सब कुछ सोचकर। अच्छा सुनो, होटल बेल्टिनो में चित्रकार सावन कुमार के चित्रों की प्रदर्शनी लगी है। शाम को ठीक 5 बजे वहां पहुंच जाना। तुम्हें पेंटिंग्स का शौक भी है और इस बहाने मिलना भी हो जाएगा। अच्छा, पहुंच जाऊंगी, पर तुम वहां पहले से मौजूद रहना। ओके, कहकर सागर ने रिसीवर रख दिया। सागर बाहर ही मिल गया। वह दोनों जल्दी से अंदर आ गए। अंदर काफी अच्छे चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। अर्थी और बारात शीर्षक कुछ ज्यादा ही मुखर हो उठा था। कहीं आंसू थे, कहीं मुस्कान। कोई फूलों पर सोया बेचैन था, कोई पत्थर पर सोया मुस्कुरा रहा था। वाह, कितनी खूबसूरत अभिव्यक्ति दी है मानव जीवन की विसंगति को, शिल्पा ने भाव विह्वल होकर कहा। ऊपर वाले चित्रकार ने भी तो उत्कृष्ट कृति का सृजन किया है तुम्हें बनाकर, सागर ने हंसकर कहा। मेरी नहीं, इन तस्वीरों की बात करो, शिल्पा ने आगे बढ़ते हुए कहा। प्रत्येक चित्र वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त असमानता को उद्घोषित करता एकता का अनुपम संदेश दे रहा था। एक चित्र में कोई धन कुबेर किसी शोभा से सुशोभित था, तो कोई असहाय सा दाने दाने को तरस रहा था। सबसे अंतिम चित्र में दूर आकाश में उड़ते उड़न खटोले में बैठा हुआ एक एकाकी पुरुष पृथ्वी पर खड़ी एक स्वप्न सुंदरी को निहार रहा था। सागर, ये व्यथित तस्वीरें कुछ कहती सी लगती हैं, शिल्पा व्याकुल सी बोली। गौर से तस्वीरों को देखता सागर भी रुक गया था। चित्रों को देखकर लगता है जैसे मैं चित्रकार को जानती हूं, शिल्पा बेचैन सी बोली। तुमने सावन नाम बताया था ना चित्रकार का? चलो ऑफिस में चलकर देखते हैं। सागर ऑफिस की तरफ बढ़ा। अंदर सावन कुमार का असिस्टेंट मौजूद था। पूछने पर एक आह सी भरकर रह गया। सावन साहब यहीं अल्मोड़ा के सैनिटोरियम में भर्ती हैं,
गमों ने उन्हें खोखला कर दिया है सर, कहकर उसने चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। उसने स्वयं कुर्सी पर बैठते हुए उनसे भी बैठने का विनम्र आग्रह किया। तभी शिल्पा की नजर सामने टंगी तस्वीर पर पड़ी तो वह चौंक गई। यह तस्वीर सावन कुमार जी की है। हाँ, प्यार में असफल प्रेमी और एक सफल चित्रकार सावन जी की है। शोहरत, समृद्धि, यौवन सभी कुछ डुबो लिया है उन्होंने शराब में। असिस्टेंट कागज समेटते हुए बोला। पर इनका नाम तो शेखर था, शिल्पा अधीरता से बोली। हाँ, लेकिन चित्र वह सावन कुमार के नाम से ही बनाते हैं। सागर को लगभग खींचते हुए शिल्पा ऑफिस से बाहर ले आई। प्लीज सागर, मुझे शेखर के पास ले चलो, मैं रास्ते में सब कुछ बता दूंगी। मैंने उसे उत्श्रृंखल युवक से ज्यादा कुछ नहीं समझा, पर शेखर ने तो दीवानगी की सीमा ही पार कर दी। भीगी आंखों से वह गाड़ी में आकर बैठ गई। धीरे धीरे यादों की धुंध छट रही थी। उसकी अनभिज्ञता और उपेक्षा ने शेखर को क्या से क्या बना दिया। प्यार की निर्मल निर्झरनी प्रवाहित होने से पहले ही सुखा दी गई थी। शायद इसीलिए शेखर ने उपेक्षित होकर स्वयं को नशे में डुबो लिया था। सागर, वह सब तस्वीरें नहीं, मेरे लिए शेखर का मूक संदेश है। लगता है वह चीख चीख कर मुझे बुला रहा है कि शिल्पा, बस एक बार मुझसे बात कर लो। और कहते कहते शिल्पा भावुक हो गई। अतीत की गलियों में मन भटकने लगा। सागर के कंधे पर सिर रखकर वह यादों में गुम हो गई। उनके घर के सामने ऊंचा सा मकान बना हुआ था, जिसमें द्वारिकानाथ जी का छोटा सा परिवार रहता था। द्वारिकानाथ जी का आकर्षक मेधावी बेटा शेखर उसी के कॉलेज में इंटर का छात्र था। कॉलेज के कंपाउंड से वह गुजरती तो ऊंची तान में शेखर अपना आलाप छेड़ देता। ए हुस्न की मलिका, उड़न खटोले में तुझको बैठाकर ले जाऊंगा चांद के उस पार। उपेक्षा से मुंह फेरकर शिल्पा तेज कदमों से आगे बढ़ जाती थी। उसके मन मस्तिष्क में शेखर के प्रति एक उत्श्रृंखल उद्दंड किशोर की छवि बन गई थी। इंटरमीडिएट परीक्षाओं का परिणाम घोषित हुआ तो द्वारिकानाथ जी के घर में घी के चिराग जगमगा उठे थे। शेखर ने संपूर्ण प्रदेश में कला विभाग में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने का गौरव हासिल किया था। अचानक देर रात में स्टूल फेंकने और दहाड़ते द्वारिकानाथ जी के ऊंचे स्वर ने शिल्पा को झिंझोड़कर जगा दिया। हड़बड़ाकर वह कमरे के बाहर की तरफ खुले छोटे से जंगले के निकट आकर खड़ी हो गई। पिता के अति प्रसन्न रूप ने शेखर के मन में एक आशा जगा दी थी और वह जात पात में विश्वास रखने वाले अनुशासन प्रिय पिता के सम्मुख शिल्पा से पाणी ग्रहण का प्रस्ताव रखने की भयंकर भूल कर बैठा था। ऊंचे कुलीन संपन्न द्वारिकानाथ मात्र विहीन और कायस्थ कन्या को कदापि अपनी पुत्र वधू बनाने को तैयार न थे। कठोर वर्जनाओं के साथ रातों रात बेटे को वह दूर प्रवासी बुआ के यहाँ छोड़ आए थे। शिल्पा के पिता को भी जल्दी से जल्दी अन्यंत्र चले जाने की चेतावनी देकर और घर छोड़कर अल्मोड़ा बस जाने को मजबूर करके ही द्वारिकानाथ शांति से बैठ सके थे। गाड़ी घुमावदार मोड़ पर झटके से रुकी तो शिल्पा की तंद्रा टूटी। अंतर्मन में अजीब सी घुटन हो रही थी। सागर भी असमंजस की सी स्थिति में था। डूबते सूरज से सांध्य बेला की ढली धूप सैनिटोरियम के एक रिक्त कोने में बिखर रही थी। लड़खड़ाती सी शिल्पा आगे बढ़ी। अंदर एक नेपाली चौकीदार बैठा हुआ था। शेखर के बारे में सागर ने पूछा तो उसने कहा, वह तो घड़ी दो घड़ी के मेहमान हैं, किसी की प्रतीक्षा में बस प्राण शरीर में अटके हुए हैं। यहां से बाईं तरफ वाले पहले मोड़ पर उनका दूसरा कमरा है साहब। शेखर के मुखमंडल पर आत्महीनता से ग्रसित अनिश्चय की सघन कालिमा छाई हुई थी। शेखर, कांपती सी आवाज में शिल्पा ने पुकारा। आह! कराह कर शेखर ने पलकें खोल दी। बुझी सी आंखों में आंसू उमड़ आए। बस तुम्हारा ही इंतजार था शिल्पा, इधर तकिए के नीचे। कहते कहते शेखर हमेशा के लिए खामोश हो गया।
तकिए के नीचे महीन कपड़े में लिपटा एक सुंदर चित्र रखा था, जिसमें दूर आकाश से उड़ते उड़न खटोले में बैठा एक एकाकी पुरुष पृथ्वी पर खड़ी एक स्वप्न सुंदरी को निहार रहा था। अपनी हुस्न की मलिका को चांद के उस पार ले जाने वाला शेखर मृत्यु रूपी उड़न खटोले में बैठकर संसार से विदा ले चुका था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।